ये चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 9th के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। मैंने फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, पहले वीडियो में बता दिया था इंट्रोडक्शन में बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई में इन्होंने इतना बड़ा नाम किया, पूरे विश्व में ये जाने गए। शहनाई जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कई टाइप्स के होते हैं। ये तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ, चूँकि लिटरेचर का मैं स्टूडेंट हूँ, तो साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते ढेर सारी चीज़ें जो टेक्निकल भी आती हैं, मेरा ये प्रयास रहता है कि तुम लोगों को बताऊँ। जैसे अभी हमने उस लेडी के बारे में जब पढ़ा था, एवलिन ग्लेनी के बारे में, तो एवलिन ग्लेनी परकसनिस्ट थी। परकसन करके बजाना यानी ऐसे ऐसे चोट करके बजाना। कई तरह के इंस्ट्रूमेंट, ये परकसन है, एक ढोल होता है पीट के बजाना, वो ड्रमिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। शहनाई जो होती है या बांसुरी या बीन वगैरह फूंक के बजाते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शहनाई मंदिरों में, पूजा पाठ में, विवाह में बड़ा शुभ माना जाता है बजाना। तो शहनाई तो तुम लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा भी होगा। शहनाई को समझने के लिए थोड़ा सा उच्च कोटि का मस्तिष्क भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए। भोजपुरिया गाने सुनने वाले लोग या ये घटिया हिंदी गाने सुनने वाले लोग इन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाएंगे। काफ़ी परिष्करण करना पड़ता है अपने स्वभाव का, अपनी आदतों का। तो ये पार्ट 2 यानी ये शुरू कर रहा हूँ, और ये वीडियो इस चैप्टर का तीसरा बन रहा है। चैप्टर देखते हैं, पहला पैराग्राफ। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. He played the instrument before royalty, and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, as the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber. Then instrument was named Shahnai. तो शहनाई नाम कैसे पड़ा, ये बड़ी रोचक सी कहानी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सच हो, ढेर सारी कहानियाँ भी चली रहती हैं। औरंगजेब एक मुगल शासक था। ये बड़ा क्रूर और बहुत ही कट्टर धर्मांध शासक था। इसने कई लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया, कन्वर्ट कराया, हत्याएं कराई, बलात्कार कराया, और मंदिरों को खूब तोड़ा, मस्जिदें बनवा दी। और इस्लाम में जैसे कि गीत संगीत हराम है। अलग बात है कि पैसे कमाने के लिए सारे हीरो हीरोइन नाच गा रहे हैं वो सब, लेकिन इस्लाम इनको हराम कहता है। तो एम्परर औरंगजेब ने इसको बंद कर दिया, बैन कर दिया था कि महल में या शाही क्षेत्र में ये बजेगी नहीं पुंगी। पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती थी। ये जैसा तुम लोगों ने सपेरों का बीन देखा होगा, उससे मिलता जुलता। रीड यानी एक प्रकार की टहनी होती है, खोखली। बांसुरी देख लो, तुम लोगों ने मेले वगैरह में खरीदा होगा, बचपन में खेला होगा। तो वो लकड़ी पौधे की का ही पार्ट होता है, वो तना, और उसमें अंदर से छेद होता है, तो उसमें छेद बनाकर वो हॉलो पाइप टाइप की रचना होती, तो उससे पुंगी बनी होती थी। तो औरंगजेब ने कहा कि ये बहुत कर्कश आवाज़ है, बहुत मतलब अनप्लेजेंट है, बड़ी मुझसे इससे सुन के चिढ़ होती, इसको बैन कर दिया। और पुंगी जितने भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट थे, यानी वो टहनी से बने पौधे के जितने भी छेद वाले इस तरह इंस्ट्रूमेंट थे फूंक के बजाए जाने वाले, उन सबका नाम पुंगी था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि एक दिन इसको पुनर्जीवन मिलेगा। आज सम्राट है भाई, इसको रोक दिया है, शायद कभी सम्राट मर जाए या कल कुछ हो ऐसा परिवर्तन कि शायद ये फिर जीवन में आ जाए। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, तो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। देखो अभी भी तुम लोग संगीत के बारे में जानोगे, पढ़ोगे, तो संगीत के घराने होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग
संगीत सीखते, उसकी साधना करते चले जाते हैं। क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत ही कठिन, बड़ा उच्च कोटि का ये होता है, तो इसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता होती है। बनारस में भी कई घराने हैं, राजस्थान में, लखनऊ में, पूरे देश में इनफैक्ट हैं घराने। तो एक बार्बर नाई था, और ये प्रोफेशनल म्यूजिशियंस का इसका परिवार था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। तो ये कभी कभी रॉयल पैलेस में जाता था, यानी शाही महल में ये जाया करता था ये नाई। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। तो इसने सोचा कि पुंगी को तो सम्राट ने कहा कि इसकी क्वालिटी बड़ी खराब है, आवाज़ की बड़ी कर्कश आवाज़ है, तो सोचा इसकी टोन जरा सी बदली जाए। और इसने क्या किया, ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। तो एक प्राकृतिक रूप से खोखला तना इसने लिया किसी दूसरे पेड़ का जिसमें खोखला हो तना, दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और पुंगी से इस थोड़ा सा ये इसकी लंबाई भी अधिक थी थोड़ी, और उससे चौड़ाई भी, यानी थोड़ी मोटी थी ये पाइप, जो तने की पाइप थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और पाइप के बॉडी पर 7 होल कर दिए, 7 सुर निकलते हैं तो 7 छेद उसने बनाए। एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और जब ने इसको प्ले किया, यानी बजाया फूंक कर, और वो सातों छेद एक दूसरे को खोल कर बंद करके जैसे बजाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैंने भी बांसुरी खरीद के रखी है, सीखने वाली बांसुरी, जिससे संगीतकार लोग बजाते हैं, लेकिन भाई नहीं आया, सरगम भी नहीं निकाल पाया, कंप्लीटली फेल। एकदम लगता है कि मस्तिष्क उसके लिए बना ही नहीं, जबकि बहुत लगाव है म्यूजिक से, सुनने में आनंद आता है, बजा नहीं पाया, कुछ ढोल तक नहीं बजा पाया। कई बार बच्चों से कहा यार सिखा दो, कॉलेज में कई बच्चे बजा लेते हैं ऐसे, लेकिन नहीं हो पाया। खैर, तो वो जिस तरह बंद करके बजाते हैं उस पर कंट्रोलिंग होनी चाहिए, तब वो म्यूजिक आती है, सबसे नहीं हो पाएगा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाया। तो जब इसने बजाया तो बड़ा ही सुंदर और संगीतमय ध्वनि आई उससे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी महाराज उस समय का जो बादशाह था औरंगजेब, उसके सामने भी ले जाके बजाया, तो दरबार में एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, सब प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो यंत्र बना, ये पुंगी से काफ़ी अलग था, तो इसका नया नामकरण होना था। तो जैसे कि एज द स्टोरी गोज, ये कहानी ऐसे ही भाई सुनी जाती है कि ये पहली बार शाह के चैम्बर में, यानी जो शहनशाह जो थे, बादशाह थे, बादशाह के भाई दरबार में सुनाया गया। तो शाह, और बजाया किसने, बार्बर नाई ने, तो शाहनाई, तो शहनाई ऐसे नाम पड़ा इसका। तो देखो बड़ा रोचक सा किस्सा है कि नाम कैसे शहनाई का मिला। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिसस। शहनाई की जो ध्वनि थी इसको पवित्र माना गया धीरे धीरे। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Sahnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. तो भाई शहनाई की ध्वनि को पवित्र माना गया, और इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। उत्तर भारत में कोई विवाह हो, अब देखो मैं बहुत ही नीचे तबके के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी समझ केवल ये भोजपुरिया अश्लील गानों तक है। इन अश्लील गानों को सुनने वालों से तुलना मत करो। अगर आदमी शिक्षित है, सभ्य है, जरा उच्च कोटि के परिवार जो सभ्य हैं, थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, संभ्रांत हैं, उनके विवाह में देखोगे तो ये शहनाई अनिवार्य रूप से बजती है। अगर वो किसी शहनाई बजाने वालों को नहीं अफोर्ड कर पाते तो कम से कम वो सीडी या कैसेट ही बजती है शहनाई की लगातार। बंगाल में तो हर विवाह में अगर बंगाली संभ्रांत परिवार का है, शहनाई बजती, पूरी रात बजती रहेगी, और बड़े मधुर आवाज़ में। ये भी नहीं कि जैसे तुम लोग डीजे निकालते हो कान फाड़ू, बिल्कुल आसपास के लोग सो ना पाए, पढ़ने वाले पढ़ ना पाए, रोगी आदमी आराम न कर पाए, ऐसा नहीं। बहुत ही मधुर कर्णप्रिय आवाज़ में लगातार बजती रहेगी। लोग अपना पूरा काम, खाना पीना, विवाह चलता रहेगा, बैकग्राउंड में शहनाई बजती ही रहती है। तो उसका अभिन्न अंग है विवाह का, नॉर्थ इंडियन में स्पेशली, और टेम्पल्स में, मंदिरों में बजाया जाता है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। जो शाही दरबार होता था उसमें नौबत कहा जाता था, यानी 9 प्रकार के वाद्य यंत्र रखे जाते थे। शहनाई भी उसका एक अंग हुआ करते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अब शहनाई का प्रयोग केवल 2 जगह पे हो रहा है, एक तो मंदिरों में और एक वेडिंग्स यानी विवाह में।
The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah Khan. तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज यानी जो शास्त्रीय संगीत का जो मंच है वहाँ तक लाने में ये पूरा क्रेडिट, पूरा इसका श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। Bismillah Khan, as a 5-year-old, played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the तो बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के बच्चे थे तो हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, उसमें एक जगह है डुमराव, वहाँ वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। वहीं पर एक तालाब था और एक राजा साहब थे, उनका एस्टेट यानी उनकी पूरी ज़मींदारी थी, उनके खेत वेत बाग बगीचे थे, तो वहीं तालाब था, वहीं गिल्ली डंडा खेला करते थे। और वहीं पास में बिहारी जी का मंदिर था। बिहारी जी कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है, उनका ही एक रूप। तो बिहारी जी का मंदिर था, तो वहाँ जाके भोजपुरी चैता गाया करते थे। चैता एक प्रकार का गीत होता है, उसकी एक विशेष सुर होते हैं, बोल होते हैं, जैसे कजरी है, इसी तरह से सोहर है, चैता है, तमाम इस तरह के गीत होते हैं, लोकगीत। तो चैता गाया करते थे, और जब ये चैता गाया करते थे वहाँ बिहारी जी के मंदिर में, तो अंत में जब कार्यक्रम समाप्त होता था तो इनको एक बड़ा सा लड्डू पुरस्कार में मिलता था, जो 1.25 किलो का होता था, और इसको वहाँ के महाराज खुद देते थे। तब महाराज होते थे लोकल, अब भी कहीं कहीं होते हैं, राजा महाराजाओं के वंशज अब भी होते हैं, जैसे रामनगर में ही महाराज के वंशज हैं अब भी। तो ये पुरस्कार में वो देते थे। 1.25 की संख्या हिंदू धर्म में शुभ मानी जाती है, लोग 1.25 रुपये का प्रसाद 1.25 किलो लड्डू अब भी चढ़ाते, तो 1.25 किलो का एक ही लड्डू इनको पुरस्कार में मिलता था। और ये चैता गाते थे, बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे, और जब वहाँ भजन गाने का कार्यक्रम हो तो वहाँ ये पहुँच जाते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये घटना 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये छोटा सा बच्चा, जिसको तब पुरस्कार में एक 1.25 किलो का लड्डू मिला करता था, इसने इतनी दूरी तय की कि भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, वो भी इन्हें प्राप्त हुआ। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baks Khan was the Sahnai Nawaz of the Bhojpur's king court. His father Paigambar Baks and other paternal ancestors were also great Sahnai players. 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह खान का, और ये जाने पहचाने एक परिवार से थे कि जो बिहार में म्यूज़िक के क्षेत्र में, यानी बिहार के जाना पहचाना म्यूजिशियन परिवार इनका था। इनके दादा रसूल बख्श खान ये शहनाई बजाया करते थे भोजपुर के राजा के दरबार में, यानी दरबारी शहनाई वादक थे। पहले राजाओं के समय ना दरबारी हुआ करते थे कलाकार, वो दरबार में पाले जाते थे, उनको वहाँ से पुरस्कार वगैरह मिलता था, उनको प्रोत्साहन करते थे राजा महाराजा। तो ऐसे, और उनके पिता पैगंबर बख्श जो थे, और जो भी उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी पिता के जो भी और पुराने लोग थे, वो लोग सभी भी शहनाई बजाया करते थे। यानी काफ़ी प्राचीन काल से इनके खानदान में शहनाई बजाने की परंपरा रही थी। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the shahnai. Ali Baks would play the shahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas, and were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai. तो ये छोटे बच्चे के रूप में
टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, यानी जीवन में बहुत प्रारंभिक समय में ही, काफ़ी कम आयु में ही इन्होंने म्यूज़िक को अपना लिया, जीवन का एक अंग बना लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, उनके मामा का घर यहाँ बनारस में, तो अपने मामा के घर उनकी माँ लेके आई अपने मायके में 3 साल की आयु में, जिसको वाराणसी कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस ऑफ शहनाई। तो जब उनके मामा शहनाई बजाते थे तो उसको देख के बिस्मिल्लाह बिल्कुल फैसिनेटेड यानी आश्चर्यचकित रह गए, बहुत ज़्यादा उससे आकर्षित हो गए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the शहनाई। और जल्दी ही बिस्मिल्लाह अपने उस मामा के साथ, अली बख्श के साथ चले जाया करते थे विष्णु जी के मंदिर में। विष्णु जी के मंदिर में इनके मामा की नियुक्ति थी बनारस में शहनाई बजाने के लिए। वहाँ जब ईश्वर को पूजा, मैंने बताया ना कि शहनाई बड़ी पवित्र मानी जाती है अब भी, तो वहाँ इनकी नियुक्ति थी, तो उनके साथ वो मंदिर तक जाने लगे, ये छोटे बालक के ही रूप में। Ali Bux would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह बिल्कुल मंत्रमुग्ध हुए, कैप्टिवेटेड बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर घंटों बैठकर इसे देखा करते, सुना करते। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उनको सिखाना शुरू किया, उन्हें लेसन्स मिलने लगा इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, इस वाद्य यंत्र को बजाने में, और वो प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो बच्चा दिन दिन भर प्रैक्टिस करता रहा, करने लगा, पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करना। जब कोई व्यक्ति किसी माध्यम में शिखर पर पहुंचता है, कोई साहित्यकार, कोई कवि, कोई संगीतकार, कोई खिलाड़ी, उसके पीछे उसके जीवन भर की एक तपस्या होती है। कोई भी वस्तु इतनी आसान नहीं होती, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। परफेक्शन के लिए बहुत ही बड़ी तपस्या, बड़ा लंबा समय लगता है। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. फिर कई सालों तक बालाजी का मंदिर, बनारस मंदिरों का शहर है, इसे मंदिरों की नगरी, घाटों की नगरी, धार्मिक नगरी, भगवान शिव की नगरी, मोक्ष की नगरी, ढेरों नाम से जाना जाता है ये नगर अपना। और इसके कई नाम हैं भी, प्राचीन काल में पुराणों में इसका नाम काशी है, काशी इसका सर्व प्राचीन नाम है। वाराणसी, बनारस, तीनों ही नाम इसके अब भी प्रचलित हैं। तो यहाँ मंदिर बहुत हैं। तो ये बालाजी के मंदिर और मंगला मैया के मंदिर या गंगा नदी के किनारे, ये इनके ऐसे स्थान बने। अप्रेंटिस मतलब अप्रेंटिस यानी जो सीख रहा है, तो ये बिस्मिल्लाह खान जब सीख रहे थे तो ये तीनों इनके प्रिय स्थान बन गए, जहाँ ये जाके बैठते एंड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेला, एकांत। साधना के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ जब तुम लोगों को सीखना हो तो एकांत में जाओ, भीड़ में तुम कुछ नहीं सीखते। भीड़ तो आपके बुद्धि विवेक को नष्ट कर देती है ना, भीड़ हमेशा गलत फैसले ही लेती है, गलत काम ही करती है। कहीं भी भीड़ देखो, दंगा फसाद यही सब। जब आपको कुछ अच्छा पाना है तो आप एकांत में जाएं। इसीलिए देखिए बड़े बड़े संत महात्मा सब एकांत में हिमालय की चोटियों पर जाते हैं। तो ये बालाजी के मंदिर में इन्हें शांति मिलती थी, मंगला मैया के मंदिर में वहाँ आरती वगैरह होती थी, वहाँ बजाते थे, गंगा नदी के घाट पर बैठे घंटों बजाते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, और गंगा के बहते हुए जल ने इन्हें बड़ा प्रेरित किया। गंगा से बड़ा लगाव था। और टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। पहले ये माना जाता था शहनाई में कुछ राग बजाए ही नहीं जा सकते, लगभग असंभव माना जाता था। तो उन राग को इन्होंने आविष्कार किया, गंगा मैया की लहरों से प्रेरित होकर, उनके बहते जल से प्रेरित होकर घाटों पे दिन दिन भर इन्होंने प्रैक्टिस किया, साधना की। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sahnai player on radio. 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, कार्यक्रम था संगीतकारों का, वहाँ इन्होंने भाग लिया। एंड एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उन्होंने अपना बजाना समाप्त किया, उस्ताद फैयाज़ खान वहाँ थे, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, पैटेड एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट।
कड़ी मेहनत करो, तुम एक दिन कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, और लखनऊ में जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ तो बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा ब्रेक मिला, बहुत बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही वो रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए, यानी अक्सर उनकी शहनाई की रिकॉर्डिंग रेडियो से प्रसारित होने लगी। पहले ऐसा होता था कि रेडियो बहुत बड़ा साधन था, तमाम म्यूजिशियंस को, कवियों को, साहित्यकारों को, उनकी चीज़ों को प्रसारित करता था रेडियो। रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम था, टेलीविज़न का प्रसार कम था उस समय, और लोग सुनते भी थे। जो जिस तरह का टेस्ट, मैंने जैसा कि प्रारंभ में बताया इस पार्ट के, कि जैसा टेस्ट रिफाइंड हो, तो जितने परिष्कृत सोच वाले व्यक्ति होते थे उस तरह के साहित्यकारों को, संगीतकारों को, कवियों को, गायकों को सुना करते थे। अपने प्रारंभिक दौर में मैं भी रेडियो में जाया करता था, और कई बार मेरी कविताएं भी प्रसारित हुई हैं आकाशवाणी से। हालांकि पैसे वैसे बड़े कम रहते थे, फिर बाद में मुझे काफ़ी पैसे मिलने लगे मंचों पर, तो मैंने छोड़ा। तो इस तरह, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जी के समय में, उस युग में रेडियो ही सबसे बड़ा माध्यम था, उसमें जाना बहुत बड़ी बात थी, और इनको ये पहला बड़ा ब्रेक वहाँ से मिला, यानी रेडियो ने इनको पहचान दिलाना प्रारंभ किया। तो इस पार्ट में हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी इस चैप्टर का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग कई बार इसको सुना करिए, और बुक सामने रख के, आंखें आप लोग बुक पे रखा करिए, क्योंकि मुझे देखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कभी जब प्रोनाउंसिएशन में समझ में आए कि होठ कैसे काम कर रहे हैं, लिप्स, दांत, क्योंकि उच्चारण को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। किसी भी भाषा की मैं बात करता हूँ, नॉट ओनली इंग्लिश, आई लव ईच एंड एवरी लैंग्वेज, हर भाषा से मुझे प्यार है। तो जो शब्द जिस भाषा का है उस तरह उसका उच्चारण बिल्कुल शुद्धतम रूप में किया करो, प्रयास करो, हो जाता है। और तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते चलो। चैप्टर को अगले पार्ट में हम देखते हैं फिर इसका बचा हुआ भाग। धन्यवाद।